वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। NA 249 में आज कराची में इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इंतखाब फैसल वाडा साहब की सीट खाली होने पर, लेकिन उसमें तारीखी कम टर्न आउट हुआ है। अवाम ने रद्द कर दिया तमाम सियासी पार्टीज़ को। और अवाम ने रद्द क्यों किया तमाम सियासी पार्टीज़ को, अवाम क्यों बाहर नहीं निकले? 2 लाख से ऊपर का वो हल्का है, वहाँ पर क्यों इतनी कम पोलिंग हुई, क्यों तो कम टर्न आउट रहा? इस पर हम आपको अवाम से ही, कराची की अवाम से आपकी बात करवाएंगे और सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले एक और बहुत बड़ा इशू जो है उस पर बात कर ली जाए। बशीर मेमन के जो इल्ज़ामात हैं, साबिक DG FIA, कल वो हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए, परसों भी उन्होंने एक मीडिया टॉक के अंदर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार लगा दी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। अगर उनके इल्ज़ामात का 10% भी दुरुस्त मान लिया जाए तो इससे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट का एक फाशिस्ट, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटोरियल, बादशाहत पर मबनी रजीम का तासुर उभरता है। अगर बशीर मेमन के इल्ज़ामात का 10% भी सही तस्लीम कर लिया जाए तो इससे ये तासुर उभरता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए ना किसी कानून की पाबंदी करते थे, ना किसी ज़ाब्ते की पाबंदी करते थे, बल्कि उल्टा फोर्स करते थे। और वो कानून और दस्तूर और आइन से अपने आप को बालातर समझते थे अगर ये इल्ज़ामात सही तस्लीम कर लिए जाएँ। अगरचे वज़ीर कानून ने भी इसकी तरदीद की है, शहजाद अकबर साहब ने तरदीद की है, लेकिन सरकारी सतह पर कोई ऑफिशियल तरदीद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अब तक नहीं आई। आज एक सेशन हुआ, इन कैमरा सेशन, ऑफ द रिकॉर्ड सेशन हुआ, जो पाकिस्तान के सीनियर जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की। उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो आपको पढ़ के सुनाया था, लेकिन ये एक ऑफिशियल तरदीद नहीं है। ऑफिशियल तरदीद प्राइम मिनिस्टर के साइन से, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर पर लगा दिया गया, तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकालना बहुत ज़रूरी और एक्सपेक्टेड था। इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हुए उन पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो कानून को, FIA को, दस्तूर को अपने अज़ाइम के लिए, अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए मुबैना तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम नवाज से लेकर नफीसा शाह तक तमाम अपोजिशन लीडरों को जेल में डालने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाकर ये इल्ज़ाम लगा। तो इसके लिए ऑफिशियल तरदीद ज़रूरी थी, लेकिन जो ऑफ कैमरा, जो किसी अदालत में ले जाई नहीं जा सकती, एक ऑफ कैमरा तरदीद उन्होंने की, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बशीर मेमन को प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सीनियर जर्नलिस्ट को, कि बशीर मेमन को फ़ाइज़ ईसा केस के खिलाफ कभी भी तहकीकात का नहीं कहा। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि बशीर मेमन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। बशीर मेमन ओमनी ग्रुप की GIT पर ब्रीफिंग देते थे। मरियम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का कभी नहीं कहा। बशीर मेमन को नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस का भी कभी नहीं कहा। साबिक DGI बशीर मेमन जो भी बात कर रहा है झूठ और लग़्व है। बशीर को इससे पहले कोई ख़ास जानता तक नहीं था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि बशीर मेमन ने आसिफ जरदारी GIT केसेस पर एक बार अपडेट किया था, लेकिन मैंने कभी किसी के बारे में केस बनाने का नहीं कहा। काबीना मीटिंग में ज़रूर कहा कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, जहांगीर तरीन के मामले में इंसाफ होगा। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी एश्योरेंस दिलवाई। और शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम में जो राजा रियाज जिस तरह फरमा रहे थे उसके बरक्स उन्होंने कहा कि टीम में तब्दीली नहीं की गई। डॉक्टर रिजवान को हटाया नहीं गया, अबू बकर बख्श को भी उनके साथ लगाया गया है। मामले में शहजाद अकबर को भी साइडलाइन नहीं किया गया। अली जफ़र सिर्फ ये देखेंगे कहीं कोई असर रसूख इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ये इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन अगेन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतने बड़े इशू के ऊपर अभी तक एक जुडिशल कमीशन रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ब्रॉड शीट जो कि इससे कम इंपॉर्टेंस का इशू था, 24 घंटे के अंदर उसके ऊपर जो है वो एक कमीशन बन गया था, लेकिन 48 घंटे गुजर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर की इंटेग्रिटी और उनकी हुकूमत और उनकी साख के ऊपर बशीर मेमन, साबिक DG FIA ने बहुत बदतरीन इल्ज़ामात लगाए और उनके ऊपर अभी तक जुडिशल कमीशन का भी ऐलान नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और अभी तक कोई सरकारी तौर पर भी तरदीद प्राइम मिनिस्टर ने खुद नहीं की। एक ऑफ कैमरा तरदीद जो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकती, जो कोर्ट में लाइव नहीं आ सकती, वो ज़रूर उन्होंने कर दी है। बात करेंगे इस पर भी, और NA 249 में भी कि इतना लोएस्ट टर्नआउट क्यों रहा, सियासतदानों को क्यों मुस्तरद किया है अब की दफ़ा अवाम ने कराची की, इस पर ज़रूर बात करेंगे। अभी तक का जो रिजल्ट मेरे सामने है कराची का, तो नून लीग के मिफ्ता इस्माइल 3644 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल 1336 वोट लेकर पीछे हैं उनके, और PTI के अमजद आफरीदी सिर्फ 763 वोट ले चुके हैं। ये 42 पोलिंग स्टेशंस का NA 249 के गैर सरकारी, गैर हतमी नतीजा है। अभी सैकड़ों पोलिंग स्टेशन पड़े हुए हैं, लेकिन तारीखी लो टर्नआउट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मैं दोबारा आता हूँ, कराची के अवाम की राय भी सुनवाएंगे कि उन्होंने वोट का बाइकआउट क्यों किया आज। लेकिन सबसे पहले इस इशू पे बात कर लेते हैं। मलिका बुखारी साहिबा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मलिक अहमद खान साहब MPA पंजाब मुस्लिम लीग नून से, और चौधरी मंजूर साहब बड़े सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, पहले आपसे पूछ लेता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का ऑफ कैमरा जर्नलिस्ट को बुलाकर तरदीद करना, अभी तक किसी जुडिशल कमीशन का ऐलान ना करना, क्या आपके ख्याल में ये काफ़ी है? प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफ कैमरा तरदीद किया आज जर्नलिस्ट के सामने इतने संगीन इल्ज़ामात पे बशीर मेमन के।
बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पहले तो वैसे मैनू थोड़े सारिਆਂ ਤੇ हैरानी है, थोड़े कोलों एडा की मसला है थोड़े नाल, या थोड़े च कोई मसला है कि ਸਾਰੇ ਆਫ ਦ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਮਾਰਾ ਜਨਾਬ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਜੋ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ अच्छा जनाब बशीर मेमन ऑफ कैमरा तरदीद काफ़ी है सर। इससे तो काम नहीं चलता। देखिए बशीर मेमन एक अपराइट पुलिस ऑफिसर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब JIT का वो आसफ जरदारी के ख़िलाफ़ बने थे तो जरदारी साहब की तरफ से एक एतराज़ आया था, इनके भाई ने मखदूम अमीन फ़हीम साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, ठीक। तो हमने कहा था कि इनको हटाया जाए, जो निसार साहब ने उस वक्त इनको लगाया था, खैर ना किया। वो जो जिसका हवाला दिया आज इमरान खान साहब ने कि उसने मुझे उस JIT पे ब्रीफ किया था, तो उसमें तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें की। हम कह रहे हैं कि अगर वो जो JIT थी शुगर पे, उसके मुताबिक जहांगीर खान तरीन से भी सलूक कर दीजिए, उसके मुताबिक जो ओमनी ग्रुप वाले थे जो उन पे इल्ज़ाम थे वही इल्ज़ाम इन पे हैं। उनकी गिरफ्तारी, पहले 90 दिन का रिमांड काटा, गिरफ्तारियां हुई, बेल्स जेलों में पड़े रहे 2-2 साल तक, फिर बेलें हुई जाकर। तो इनको भी ज़रा उसी तरीके से कर लें, ज़रा ट्रीटमेंट दे दें, हमें कोई एक तो आपका ये हो गया। दूसरा मेमन साहब पे क्या करना चाहिए सर? दूसरी बात ये है, दूसरी बात देखें बड़ी सिंपल और सादा है कि इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का केस का फैसला भी डिटेल्ड आने वाला है, और मेन तो वो इशू है मेरे ख्याल के मुताबिक। चलो पॉलिटिकल इश्यूज तो आते जाते रहते हैं, हमारे साथ तो जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो होती रहती हैं, हम बर्दाश्त करने के आदी भी हैं, लेकिन वो इशू सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। अगर उसमें ये फ़ैसला आता है कि बदनीति पर मबनी है ये सारा रेफरेंस, तो उसकी बहुत बड़ी ग्राउंड फ्राहम कर दी काजी फाइज ईसा ने, सॉरी बशीर मेमन साहब, बशीर मेमन ने काजी फाइज ईसा साहब के केस में। सही। अब अगर ये रहता है और उसमें आ जाता है बदनीति पर मबनी, तो ये तो कोई एक बंदा नहीं रहता, ना सदर पाकिस्तान रहता है, ना वजीर आज़म रहता है, ना लॉ मिनिस्टर रहता है, ना वाटरगेट से बड़ा स्कैंडल हो जाएगा, रहती है, कोई भी नहीं रहता, ये कोई भी नहीं रहता। तो सो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा खौफनाक और टर्निंग पॉइंट है, इससे गुजारा नहीं चलेगा। बजाय इसके कि वो सो मोटो नोटिस ले ले अदलिया, या वो उसमें सजेस्ट कर दें कि इसकी तहकीकात की जाएं, वो भी फैसले में सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी बजाय ये खुद क्यों नहीं कर देते? हाँ जी, ब्रॉड शीट का 24 घंटे में कमीशन बन गया था, कहीं कि चलो मैंने खुद ही कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने तो वैसे बहुत सारे जुडिशल कमीशन भी भुगते हुए हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी भुगता हुआ है, बड़ा कुछ भुगते हैं, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जॉय साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं जाऊंगा जरा गवर्नमेंट के पास, फिर मलिक साहब मारो लग तो लेके सारे ने भुगते हैं। मौलवी मुश्ताक साहब से ज़्यादा भुगता है तुसी। अच्छा जी, मलिका बुखारी साहब, मौलवी मुश्ताक को जी बिल्कुल बिल्कुल। मलिका बुखारी साहिबा, ये तो इससे तो आपको लगता है काम बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग के अंदर तरदीद कर दी 48 घंटे बाद, और अभी तक सरकारी तौर पे बाज़ाब्ता तरदीद नहीं की उन्होंने, कोई कमीशन का ऐलान नहीं किया। इतने सवेर इल्ज़ाम है आपकी गवर्नमेंट पे कि आप लोगों ने कानून की धज्जियाँ उड़ाई। एक DG FIA को कहा अब्यूज़ ऑफ पावर करने का, उसे इनकार किया। जी थैंक यू कामन। देखिए कामरान, ये एक बहुत अहम इशू है। पहले तो मैं ये कह दूं कि जो भी वज़ीर आज़म इमरान खान को जानता है, जिसने भी उनकी स्ट्रगल का हिस्सा बना है, पाकिस्तान की आवाम जानते हैं कि इमरान खान साहब ने 23 साल बड़ी लंबी जद्दोजहद लड़ी है कानून की बालादस्ती के लिए। तो ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो किसी को ऐसी डायरेक्शन देंगे। उन्होंने खुद भी तरदीद कर दी है, वज़ीर कानून भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, मैं इस पर आती हूँ, शहजाद अकबर भी कह चुके हैं, और हमने मिनिस्टर्स ने वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि ऐसा कोई अमल नहीं हुआ था। इसकी हम तरदीद कर चुके हैं, हम इसको मुस्तरद कर चुके हैं, और ये बहुत अहम इशू। इसके पर दो अहम पहलू से हमें इसको देखना चाहिए। चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, हम भी यही कह रहे हैं कि ये इस केस की, इस इशू की टाइमिंग बहुत अहम है कि किस वक्त ये इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि किसने उनको प्लांट किया है, कौन इनसे ये काम करवा रहा है, किनसे इनकी सियासी वाबस्तगी है। इनको जब OST बनाया
तो क्या इनके दिल के अंदर था, और इस वक्त ये आकर 2.5 साल के बाद ये बात क्यों कर रहे हैं? बशीर मेमन साहब की 2 अपनी साल क्या तक वो साख है? सर्विसेज एक्ट के कोई तहत भी बात नहीं कर पाकिस्तान सकते के थे अंदर- मलिका साहब, आप भी जानती हैं। नाउ ही कोई कैन भी- टॉक जी जी कम अज कम नहीं, लेकिन ये सानू उन्होंने विचों पेश कढ़ लियो नहीं जी किया। एफिलिएशन उन्होंने उसी विचों कढ़े हो, पीडीएम तो भी कढ़े हो तो वैसे भी कढ़े हो। श्री जॉय साहब फिक्र ना करो, जिनी टूटा मार लो तुसी। जी 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 मलिका साहब। कामरान आप जी, मेरी बात जी, जी, क्योंकि मैं प्लीज, वजाहत चौधरी पेश साहब करी, बीच में हुकूमत की तरफ सॉरी से जरूरी है कि चौधरी आपकी साहब बात जो है सुनिए, जी नहीं दे रहे मंजूर मुझे। साहब हाँ से। जी 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 प्लीज प्लीज बोले बोले। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि टाइमिंग बहुत अहम है, और ये नहीं हो सकता कि कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर उसकी हुकूमत से रिटायरमेंट से पहले कोई ऐसी खलिश हो गई हो कि उनको एसटी कर दिया हो, उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर आकर कह दे कि वजीर आजम की ईमा पर मैंने ये काम करने की कोशिश की थी। आपके पास उस वक्त मेरा आपसे इस्तेकाक बिल्कुल था। सिंपल अगर सवाल है आप मलिका इतने बड़े साहिबा ऑफिसर के थे, मुझे ये बताइए तो कि प्राइम चीफ मिनिस्टर के ऊपर जस्टिस इल्जामात पाकिस्तान लगे को खत लिखते। हैं, वो सिंपली जुडिशल कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिक्वेस्ट कर दें, वो सरकारी तौर पर तरदीद कर दें, क्योंकि देखें ऑफ कैमरा तरदीद का होता क्या है। कल कोई एक बात भी साबित होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने कही थी बशीर मेमन को, ख्वाह यही कहा था कि जी फलां बंदे के खिलाफ मुकदमा बना दें जिसकी प्राइम मिनिस्टर तरदीद कर रहे हैं। अगर वो ऑफिशियली तरदीद कर देंगे तो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकती है, सादिर को अमीन नहीं रहेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर से जाएंगे। सरकारी तौर पर उन्होंने तरदीद नहीं की, जुडिशल कमीशन उन्होंने अभी तक नहीं बनाएगी, तो बहुत बड़े इल्जाम आते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। उन्होंने जो इल्जाम लगा दिए हैं कि कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी देखिए प्राइम मिनिस्टर कामरान, ने। हम तो उनके नहीं आप भी कहें ना हम तो प्राइम उनके मिनिस्टर ऊपर को, हद तक आप इज्जत एमएनए का केस कर रहे हैं। जो दो लोग हैं वो तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा रहे हैं। 12 सबूत उनके ऊपर है कि वो ये साबित करें कि उन्होंने मुल्क के मुंतखब वज़ीर देखिए आज़म वो के तो ऊपर दो इतना लोग जो बड़ा है वो इल्ज़ाम फाइज लगाया ईसा के है, हवाले से तो हैं वो सिर्फ। ये नहीं, जस्टिस वो ऐसे फाइज ईसा के शवाहिद हवाले से पेश हैं करें। आपके फरोग नसीम साहब और शहजाद ऐसे अकबर साहब। बाकी बातें जो है ना, जो मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का मामला, शहबाज शरीफ जी, को उसके नैब ऊपर के भी मैं आती जरिए, हूँ, उसमें तो उसके पता ऊपर नहीं भी बाकी आती थे भी थे कि नहीं थे बीच में एज अ विटनेस। जी देखिए उस पे बात ये है कि अग्रीव पार्टी मरियम नवाज हमें आईन और कानून की बालादस्ती के ऊपर दस्त दे रही थी। हम जानते हैं कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। हम जानते हैं कि आला अदालत के जजेस को पिटिशनर के वकील कहा था। हम जानते हैं कि जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए वो वीडियो टेप्स बनाती हैं। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं, अगर आपने मुद्दई हैं आप, अगर आप कहती हैं कि आपके ऊपर सियासी निशाना आपको बनाया गया है, आपके खिलाफ केसेस बनाए गए हैं, आपके ये इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये आप जो जजों को ब्लैकमेल करने वाली आप वीडियो कह रही हैं, आपके इल्म में है मलिका साहिबा के जब ये जजों को ब्लैकमेल करने वाली वीडियो सामने आई तो बशीर मेमन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जज को दहशतज़दा कर दिया उन्होंने, मरियम नवाज ने। आप तो ब्लैकमेल कह रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ने मुबैना तौर पे कहा बशीर मेमन को कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया मरियम नवाज पे क्योंकि जज दहशतज़दा हो गए हैं। आपके इल्म में ये है या आप समझते हैं कि ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ? देखें हम तो इन सारे बेबुनियाद झूठ पर मबनी बातों को मुस्तरद कर चुके हैं, बारहा मुस्तरद कर चुके हैं। किसी एक इंसान के कहने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमीशन लंबी बनाएं जद्दोजहद जनाब, है, कमीशन जो बनाएं। हमारा ये मौक़िफ़ प्राइम है, मिनिस्टर की वो इंटेग्रिटी खत्म का नहीं सवाल है, होता। इस पे कमीशन होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हो कोर्ट सकता है ऑफ तो लॉ इसमें भी में होना प्रूफ चाहिए। करें। नहीं, इसमें बिल्कुल। कमीशन होना चाहिए। हम देखिए कामरान जी देखिए कामरान, हम तो कह रहे हैं कि हमने कोर्ट में शहजाद अकबर साहब ने उनको कोर्ट में उनके ऊपर हद तक इज्जत का केस कर दिया। अब आइए शवाहिद लेके आइए और बताइए कि हमने ऐसी क्या बात आपको की थी। आपका पॉइंट आ गया। शहजाद अकबर ने जो केस किया है उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है, वो सिर्फ फाइज ईसा साहब के हवाले से है, लेकिन बशीर मेमन के इल्जामात जो है वो बहुत बड़े हैं। लीक्स हुआ जी यहाँ पे डॉन लीक्स हुआ, यहाँ वजीर आजम हाउस को इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया सेल के तौर के पर इस्तेमाल किया गया। यहाँ इंडिया के ऊपर ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिसका साबिक एम्बेसडर ने वजाहत पेश की, अब्दुल बासित साहब ने। इन सब के ऊपर जुडिशल कमीशन बनते हैं तो किसी की ईमा के ऊपर नहीं बनते। तो किसी की इज्जत उछालने से बड़े बड़े जुडिशल कमीशन नहीं बनते। पाकिस्तान के इदारे आजाद हैं। पॉइंट आ गया आपका। पाकिस्तान के कोर्ट वैसे मैं आपको बात बताऊं, मैं जा रहा हूं मलिक साहब के पास। मलिक साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं जा मलिक साहब के पास रहा हूं, लेकिन आप एग्जैक्टली वही आर्गुमेंट दे रही हैं जो इमरान खान जब कहते थे फलां चोर है फलां चोर है, तो वो कहते थे जी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कहती है जी आपने भी शौकत खाना में ये किया वो किया, तो इमरान खान आगे से कहते थे गवर्नमेंट आपके पास है, आप मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं, आप मुझे पकड़े, लेकिन इससे आपकी चोरी जायज़ किस तरह हुई थी। आप भी यही कह रही हैं कि जनाब कमीशन बनाने का जो आप बात कर रहे हैं, छोड़े पहले तो डॉन लीग पे किसने कमीशन बनाया, फलां पे किसने कमीशन बनाया, तो आप भी एग्जैक्टली वही आर्गुमेंट दे रही हैं नून लीग वाले दिया करते थे। तो फॉर योर डिफेंस यू हैव कम डाउन टू सीक रिफ्यूज इन नून लीग्स आर्गुमेंट। ये अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल बिल्कुल मलिक साहब चले, हम मैं तो कानूनी तरीके से बता रहे हैं कि इस सिचुएशन का हल क्या है, शक ये पड़ रहा है, किसने देना है। मलिक साहब शक ये पड़ रहा है कि ये प्लांट आपने किया है मेमन साहब को। मुझे इनकी बातों से ये लग रहा है कि टाइमिंग जो है
वो इस तरह की है कि आपने इसको किया और आप इमरान खान साहब की स्ट्रगल जानते हैं, नाम ही तहरीक इंसाफ है। उन्होंने 24 साल कानून की बालादस्ती की बात की, वो कानून की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। नहीं कामरान साहब देखिए, मैं तो जो प्रोप्राइटी डिमांड करती है मैं उसकी बात करूँगा, और मेरा सिंपल ख्याल ये है कि आप इसमें एक एलिगेशन है वज़ीर आज़म पे, और किसी भी कानून के ज़ाब्ते से, किसी भी अखलाकियात के मुताबिक आपके पास कोई और रास्ता नहीं है कि इसको इंक्वायर कराए बगैर कोई और बात कर लें। अगर इसकी इंक्वायरी आप डिनाई करते हैं तो आप बेसिकली जिस रूल ऑफ लॉ का आप सारा दिन दर्स देते हैं, जिस आप दो नहीं एक कानून की बात करते हैं, तो आप खुद अपने आप को उससे मुबर्रा करार दे रहे हैं। तो बड़ी मुनासिब अप्रोच नहीं होगी, इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा सेकेंडली सर कि ये मामला, इसकी जो नेचर है मामले की, वो आपने बड़े अच्छे अल्फाज में बयान कर दिया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। ये इससे पहले कि वो क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको जस्टिस फाइज़ ईसा के बारे में क्या कहा गया, या उनको मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में, इवन मुस्तफ़ा नवाज खोकर, खुर्शीद शाह के बारे में, इवन मुस्तफ़ा नवाज। अच्छा, अब ये जो सेट ऑफ एलिगेशंस हैं उसमें वो असफंद का भी नाम लेते हैं, वो पूरी अपोजिशन का नाम लेते हैं। तो इससे एक ये तासुर जो उभर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर एक जो प्रोसिक्यूशन कह रहे थे वो प्रोसिक्यूशन नहीं थी, रादर परसिक्यूशन थी, और ये कोई आम आदमी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। ये इल्ज़ाम लगाने वाला एक ऐसे इदारे का सरबराह है जिसका ये मानना है कि मुझे मेरे ओहदे से इसलिए हटा दिया गया, या मैं इसलिए वहाँ से तब्दील कर दिया गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर के इन अल्टीरियर डिज़ाइंस की, उनकी इन नेफेरियस जो उनकी ख्वाहिशात थी, मैं उनको पूरा नहीं कर सका। तो ये इतनी संगीन नोयत के इल्ज़ाम है कि अगर किसी भी महज़ब माशरे में ये इल्ज़ाम उठ जाएँ तो वहाँ की पूरी रियासत की बुनियादें हिल जाएंगी। कमीशन बन चुका होता है सर, और इसमें किस में अब कौन अंडर क्वेश्चन लोग कौन है, सारा वो आप जुडिशल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले मामले को एक वक्त के लिए एक तरफ रख दें। अंडर क्वेश्चन लोग कौन है कि जिस पर आपने पिछले 3 साल से, जब से आपकी हुकूमत आई और बतौर वज़ीर आज़म, आपकी कोई एक स्पीच, आई कैन नॉट फाइंड वन एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने, चाहे वो इकॉनमी पे बात कर रहे थे, चाहे वो ख़त्म नबूवत पे बात कर रहे थे, चाहे वो रियासत मदीना पे बात कर रहे थे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये रेफरेंस ज़रूर दिया कि ये जो मुकदमात कायम किए हैं, तो अगर ये मुकदमात के मुतल्लिक मुकदमात की तफ्तीश करने वाले अदारे ये तासुर उभार रहे हों कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन थी, तो ये इंतकाम के ऊपर मबनी था, तो सर फिर ये पिछले पूरे 3 साल जो इस मुल्क के अंदर तमाशा लगे, फिर दूसरे मौक़िफ़ को तायद हासिल होती है। सर मेरा ख्याल तो सुप्रीम कोर्ट को भी आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए इस पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से तो मुश्किल लग रहा है कि कमीशन बनेगा। जी अगर ये मामला जिस पे बशीर मेमन साहब के एलिगेशंस हैं, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब के मुतल्लिक भी बात है कि उसमें मैंने कल फ़रूख साहब का इंटरव्यू सुना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है उनकी बात को तस्लीम करने में या उसके ऊपर इनकार करने पे, अनलेस कि वो किसी एक स्क्रूटनी से गुजरे वो दोनों बयानात, एक बशीर मेमन साहब का बयान और एक फ़रूख साहब का बयान। इट इज़ अ स्टेटमेंट अगेंस्ट अ स्टेट फ़रूख साहब का बयान। नहीं सर, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं मलिक साहब, मैंने कल बशीर मेमन साहब का जब इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपके ऊपर हरजाने के दावे हो गए हैं और आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा मैं प्रोफेशनल पुलिसमैन, आई हैव बीन अ प्रोफेशनल पुलिसमैन, तो मुझे पता है। और उनके कहने का मतलब ये था कि मेरे पास सारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ऑब्वियसली अदरवाइज तो इतनी बड़ी बात कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल तरदीद करनी चाहिए, ताकि अगर उनकी कोई एक बात भी गलत साबित हो तो फिर कानून हरकत में आए और सदाकत व अमानत जो है वहाँ भी परखा जाए। यहाँ पे इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर फारिग हुए हैं सदाकत और अमानत के चक्कर में कामें रख रखे। चौधरी साहब, आपके नज़दीक क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है चौधरी साहब के प्राइम मिनिस्टर इस हद तक भी जा सकते हैं जो बशीर मेमन साहब बता रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि इस हद तक जा सकते हैं तो ये किस तरह का माइंड आप कहेंगे? क्योंकि कोई आप लोगों से खानदानी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन बशीर मेमन साहब के इल्ज़ाम से लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की कोई पूरी अपोजिशन से कोई खानदानी दुश्मनी है, कि वो मुबैना तौर पे कह रहे हैं कि शवाहिद हैं या नहीं है, आप इनको पकड़ें, जेल में डालें, बाद में एविडेंस देख लेंगे। इफ़ दैट ऑल इज़ करेक्ट तो फिर आपके ज़हन में क्यों ऐसा हो सकता है? जी नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये एक फासिस्ट माइंडसेट है, और उसके साथ आर्गूमेंट्स भी आते हैं जब वो कहते हैं कि मुझे चीन का निज़ाम चाहिए,
मुझे ईरान जाते हैं तो ईरान जैसा निज़ाम चाहिए, सऊदी अरब जाते हैं तो सऊदी अरब जैसा निज़ाम चाहिए। यानी बेसिकली वो कोई जमहूरियत पे बिलीव रखने वाले आदमी नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि वो बिल्कुल उन्हें जो चीज़ पसंद ना आए वो कहते हैं कि ये मेरे ख़िलाफ़ है या मेरे ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। इवन मुझे तो बहुत सारे और नामों का भी पता है जो बशीर मेमन साहब ने मुख्तलिफ़ जगह पे कहे हैं कि जो बंदा टीवी पे बातें करता था वो कहते थे इसको उठा लें, बाद में देख लेंगे। और ये होता रहा। ये मतलब कोई नई बात नहीं है जो शहजाद अकबर और ये जो सारा माइंडसेट है, ये वही सैफ रहमान ने जिस तरह से पहले कहते थे वो जिसको मर्जी उठा लेते थे और कोई पूछने लेकिन चौई साहब, जैसे कि मलिका ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है, चौई साहब जैसे मलिका बुखारी साहिबा ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एक उस तरह के रवायती सियासतदान नहीं है, ना वो सियासी उस तरह की लेगेसी से आए जिसमें इंतकाम लिया जाए और किसी को विक्टिमाइज किया जाए। तो फिर हम उनसे किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह सब कुछ कर सकते हैं? थोड़ा आपको एक लम्हे के लिए छोड़ देगा, आप पीपल्स पार्टी से हैं आप। मेरा ख्याल है जी मेरा ख्याल है मैं पार्शली इतफाक करता हूँ। इन्होंने कहा रवायती सियासतदान नहीं, मेरा ख्याल है सियासतदान ही नहीं, क्योंकि सियासतदान जो है उसको तो अपने ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म लेना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर्स लेना पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का दबाव बर्दाश्त करके फिर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। अपने मुखालफिन को अपने सामने बिठाकर उनकी क्रिटिसिज्म, उनकी तनकीद सुननी पड़ती है। तो वो तो आदी नहीं है। पार्टी के अंदर देख लें या पार्टी के बाहर देख लें या क्रिकेट के अंदर देख लें, जो उनकी कहानियाँ और हम बातें सुनते रहे हैं, वो तो कोई चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। वही उनका रवैया यहाँ पे भी। राइट। अब अगर यहाँ पे पहुँच ही गए हैं तो जो उनका रवैया, एटीट्यूड है, जो तरीकेकार है, वो ये जरा मलिका साहब से पूछ लेंगे कि वो भी बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहती हैं प्राइम मिनिस्टर के, कि क्या वो इसी तरह के। मलिका साहब एक सेकंड सिर्फ, मैं जरा चाह रहा था कि एक तो आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के क्लोज सर्कल में हैं, उनकी जो है इजलास वगैरह में आप जाती हैं, उनको नेशनल असेंबली में आप देखती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जो इमेज उभर रहा है वो बड़ा अजीब सा इमेज है। उसके मुतालिक आप ज़रूर बताएंगे क्या ऐसा ही है। लेकिन इससे पहले ज़रा NA 249 का जो अवाम ने बाइकआउट किया आज, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो तारीखी कम लो टर्न आउट रहा है, ये अवाम कराची की कहती क्या है सियासतदानों से, ये मेरा फ़र्ज़ है आपको सुनवाना, ज़रा सुन लें। तमाम को आवाम ने आजमा लिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी है, उनकी हुकूमत है, लेकिन यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। तो कोई नहीं वोट देने का, वादे करते हैं, काम कोई नहीं करते। चाहता हूँ कि मैं वोट कास्ट नहीं करूँ, क्योंकि मैं हुकूमत से नाराज़ हूँ, हाल पार्टियों से नाराज़ हूँ। वोट हम लोग किसको भी नहीं देंगे। ये ऐसा जालिम लोग है कि जब जीत जावे तो उस तरफ देखता भी नहीं है और उस तरफ आता भी नहीं है, और जितना अच्छा आदमी हो वो जो है ना बिगड़ जाता है। सब झूठ पे झूठ, क्योंकि ये त्याटोन ऐसा है कि मसले का गढ़ है, पसमानदा इलाका, और यहाँ पे सारे गरीब रहते हैं। दिहाड़ीदार है, जब दिहाड़ी कमाते तो घर में कोई चीज़ लेके आते हैं, अगर दिहाड़ी नहीं कमाते तो बेचारा क्या करेगा। आटे को देखो, चीनी को देखो, चाय को देखो, डीजल देखो, पेट्रोल देखो, सब चीज़ महंगा है। पिछला हुकूमत ने कभी महंगाई नहीं की है। वो चोर थे, चोर से ही हम चोरों का हिमायत करते। महंगाई तो नहीं था ना, बेरोजगारी तो नहीं था ना, नौकरी क्या, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हमारे बल्दिया के इलाके में जो MNA MP थे वो सारे चोर थे, क्योंकि ये तरकोल डाला है, 1 इंच डाला है, कितने पैसे लगाए किसी को पता नहीं। आवाम के पैसे वो लोग खुद ही खा रहे हैं। पानी की चोरी यहाँ कर रहे हैं, रोडों की चोरी यहाँ कर रहे हैं, सेवरेज की चोरियाँ यहाँ कर रहे हैं। हालात देखो ना, 40 साल से ये लोग जो है ना आते जाते, कभी दुश्मन होता है, कभी भाई होते हैं, इसलिए आम गरीब तबाह कर दिया। चोरी में पकड़ते तो सारा कट्टे हो जाता है, फिर जब वोट खत्म हो जाता है फिर सब अलग अलग हो जाता है। वोट उसको देंगे जो यहाँ पर काम करेगा, गरीबों का पानी लेकर आए, खुराक सस्ती करे। उम्मीद तो आप ऐसे ही, इन लोगों ने ऐसा दिल तोड़ा है, दिल ही नहीं करते किसी को वोट देने का, दिल करते वोट वाले दिन घर में सो जाओ सुकून से, बस। अब तक वोट दे रहे जा रहे हैं। हम लोग मुतमईन इसलिए नहीं कि 3 साल में त्याटोन में नवल का ढक्का देना वो भी नहीं लगाया है। वफाक में भी हुकूमत है, यहाँ पे भी, इस इलाके में भी है। वो जीतने के बाद दावे करते, सिर्फ करते नहीं है। बच्चे देखो ये प्राइवेट नहीं पढ़ सकते, तो हमें सिर्फ वोट, हमारे वोट का इतना कीमत नहीं है कि हम गडर के ढकने पे वोट दें या रोड पे दें, तो हमें स्कूल पे चाहिए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो तरक्याती काम हुए तो हम उससे भी मायूस हुए। पहले भी कई वादे कर चुके हैं, कई मतलब सियासी लोग आ चुके हैं, यही बोलते हैं कि रोड बनाएंगे, सीवरेज बनाएंगे, बिजली का मसला हल होगा, गैस का मसला हल होगा, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज गरीब आदमी आटा लेने के लिए जो है ना लाइनों में खड़ा हुआ है। ये जी वो अवाम है जिसे रद्द कर दिया आज कराची का ज़िमनी इंतखाब। उन्होंने, इनमें से मेजॉरिटी ने वोट ही नहीं डाला जाके, और इनके दिल टूटे हुए हैं, इनको लगा कि इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनको एक्सप्लॉइट करती हैं, नारे लगाती हैं, उनसे पहले इंसेंटिव्स देती हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद जीतने के बाद वहाँ जाती नहीं है, वहाँ कोई काम नहीं कराती, पानी नहीं मिल रहा, सड़कें नहीं मिल रही।
टूटी हुई सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे हुए हैं। ये पाकिस्तान के ऑलमोस्ट सिर्फ इस हल्के की बात नहीं है, ऑलमोस्ट आपको मेजॉरिटी हल्कों में यही मिलेगा। मैं एक ब्रेक लूँगा, उसके बाद ऑब्वियसली मलिका बुखारी साहिबा बताएंगी कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, क्या जिस तरह बशीर मेमन ने बताया कि ही समहाउ अपीयर्स टू बी अ फाशिस्ट, ऐसे ही हैं या उससे मुख्तलिफ एक डेमोक्रेट हैं? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए। एक ब्रेक लूँगा जी। अभी NA 249 की आवाम की आपको मैंने राय सुनवाई थी और जो लेटेस्ट रिजल्ट मेरे सामने आए हैं, 50 पोलिंग स्टेशंस गालिबन जो हैं उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसके हिसाब से तो तहरीक इंसाफ जो है वो तीसरे नंबर पे है इस वक्त, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है और मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त लीड कर रही है। 4127 वोट जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के कोई 1336 वोट हैं, जबकि PTI भी 1000 वोट भी नहीं कर सकी। मलिका साहब ज़रा क्विकली, क्योंकि मैंने NA 249 की बात की थी, तो आप ज़रा मुझे तरह ये बता दीजिए, अगर आप ये इलेक्शन हारते हैं तो तब आपको मैसेज मिलेगा कि अवाम महंगाई से और आपकी पुअर परफॉर्मेंस से बहुत नाखुश हैं कि आप एक जीती हुई सीट भी हार जाएंगे गवर्नमेंट में होने के बावजूद, फिर आ जाइएगा वो बशीर मेमन वाली बात पे, लेकिन ज़रा इसका जवाब पहले प्लीज़ दे दें, क्योंकि आप इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। कामरान, जब तक बिल्कुल उस पर मुझे ज़रूर जवाब देना है, जी जी आपको टाइम दूंगा मैं अभी। और जो एहतसाब का अमल है उसके ऊपर इन्होंने एक डाउट, इस पे पहले बात कर लें, उसके बाद 49 की बात है। देखिए, हम जानते हैं कि कराची और सिंध जो है, सिंध की आवाम जो है उनके ऊपर किसने 12 साल हुक्मरानी की है, किसकी तसल्सल से हुकूमत थी, किसने लोकल गवर्नमेंट को फ़ाल नहीं किया, किसने कराची को यतीम छोड़ा, किसने वहाँ पानी के मसाइल पैदा किए, किसने वहाँ पे बेसिक जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया, हम ये जानते हैं। और पाकिस्तान और सिंध की आवाम, ख़ुसूसन कराची की आवाम भी ये जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इक़्तिदार में आए हुए 2.5 साल हुए हैं। उन 2.5 सालों के अंदर वज़ीर आज़म ने, लेकिन मलिका साहिबा जब आप इक़्तिदार में नहीं थे तो वाडा साहब जीते हैं वहाँ से, जीते हैं वहाँ से, ये तो पीपल्स पार्टी तब भी हुकूमत में थी जी। जी देखिए, हम तो कह रहे हैं कि आप, और जैसे आपके सामने आया है कि आज जो टर्नआउट था वो लो था, काफ़ी लो टर्नआउट, उसमें भी आप हार रहे हैं। कोविड का भी इशू हो सकता है, कुछ चीज़ें आपने भी आवाम की राय सामने आई, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता हम ये तो नहीं कह सकते। मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके नज़दीक, क्योंकि देखें मैं मलिका साहबा मैं आपको, आप एक पढ़ी लिखी खातून है, आपसे डिबेट करने का ज़रा अच्छा लगता है, मैं डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ अगर आप हार जाती हैं, क्योंकि इसकी वजह ये कि यहाँ पे आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है टर्नआउट लो है, उसके बावजूद आप तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, जबकि ये आप सीट जीते हुए हैं, तो क्या फिर भी आप समझेंगे नहीं कि अवाम जो है आपसे नाखुश है, आपको गवर्नेंस बेहतर करनी है, या आपके नज़दीक नहीं ये मसले हैं, पीपल्स पार्टी थी इधर, ये था वो था, यही मसले रहेंगे इफ एंड बट्स? नहीं देखिए, कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन हारते हैं तो हमें देखना पड़ेगा, हमें मुताला करना पड़ेगा कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हल्के में क्यों नहीं चुना। जी ठीक है, ने हमें क्यों नहीं, आप जरा हमें प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक बता दें कि ठीक है आप स्टडी करेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की कुछ जमहूरियत पसंदी के वाकयात सुनाएं। बड़ा दिल खराब हुआ है जब से मैंने बशीर मेमन के इल्जाम सुने, कोई किस्से सुनाए अच्छे कि वो जमहूरियत पसंद है ना कि वो फाशिस्ट है, प्लीज बताएं जरा हमें। आपको कायल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ऑडियंस को करना है, ऑडियंस को, मैं तो कायल हूं कि प्राइम मिनिस्टर अच्छे आदमी है, ऑडियंस को करना है आपने। जी, आपके तवस्सुल से पाकिस्तान की आवाम के सामने हकायक पेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे ये दोनों रहनुमा जो हैं सीनियर हैं, मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं और बसद एहतराम, और मैं ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती, लेकिन इन दोनों के जो लीडरान हैं उनके ऊपर मेगा करप्शन के केसेस हैं। जरदारी साहब फेक अकाउंट्स केस के अंदर पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई इतना बड़ा करप्शन का केस होगा जो 2016 में आया था, नुमाया हुआ था, और पाकिस्तान की आला अदालत की सरपरस्ती में ये केस सामने आया था। और दूसरी तरफ हमारे दूसरे रहनुमा हैं, वो भी मोहतरम हैं, लेकिन उनके लीडर के बारे में आला अदालत ने कहा है कि वो सादिक और अमीन नहीं है। तो इस बयानिए से कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का अमल चल ही नहीं सकता और एहतसाब के इदारे को शायद बंद ही कर देना चाहिए और नैब का कानून काला कानून है, ये बयानिया इनके हक़ में है। और इनके हक़ में है कि आवाम को ये कहते रहें कि एहतसाब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनफरिद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन दोनों पार्टी के लीडरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी लंबी स्ट्रगल लीड की है और इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है,
इनसे कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है जो सदियों पुराना है, पर्सनल बेसिस के ऊपर हमारा नज़रिए पे इख्तलाफ है। हम इनसे कहते हैं कि आपने इक़्तिदार को ज़ातियात के लिए इस्तेमाल किया, आपने इक़्तिदार को अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, आप अमीर हुए, अवाम गरीब हुए। मैं तो प्राइम मिनिस्टर की जमहूरियत में पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है ये बात आप सही कह रही है, ये लोग तो बड़े बुरे लोग हैं बकौल आपके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की तो जमहूरियत की वो HIV से और भूख से मरते हैं। प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेट है, फाशिस्ट है, कह रहे हैं कि वजीर आज़म आपके नजदीक। देखिए कामरान, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुल्क का वजीर आज़म जो है वो कंपैशन से लीड करता है। एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन और नुमाया प्रोग्राम है, 216 अरब। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, वक्त की बड़ी किल्लत है, बाकी लोगों को भी टाइम देना, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, और जब बात करते हैं गरीब आवाम की बात करते हैं, मैं तो सिर्फ ये कह देखें गरीब आवाम की, गरीब आवाम की बात करते हैं। मलिका साहब आप ठीक कह रही हैं, लेकिन गरीब आवाम की बात तो कोई बादशाह भी कर सकता है, कोई डिक्टेटर भी कर सकता है। मैंने आपसे पूछा जमहूरियत को किससे जो है सुनाएं, चलो नेक्स्ट टर्न में सुना दीजिएगा। मलिक साहब, ये इलेक्शन अगर आप जीतते हैं तो, या आपने इलेक्शन जो लड़ा है ये PDM के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ा, नून लीग और आपने मुकाबला करके लड़ा है, तो आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो जाती है। अगर चौधरी साहब भी आपके साथ होते हैं, चौधरी साहब के मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि नून लीग जब भी मुश्किल में पड़ती है उसको इत्तेहाद याद आता है, जब मुश्किल निकलती है इत्तेहादियों को ऐसी तैसी कर देती है। मतलब यार ये एटीट्यूड भी तो सही नहीं ना है। और वो लॉजिक तो अच्छी दी चौधरी साहब ने कि अगर आप लोगों ने मेजॉरिटी बंदे को ऑपोजिशन लीडर नहीं बनाना तो सबसे पहले शहबाज शरीफ को कहे कि वो हटे और चौधरी साहब की पार्टी में से कोई ऑपोजिशन लीडर बन जाए। तो ये इस ट्वीट का जवाब चौधरी साहब बैठे हुए उनको आप जरूर दे सकते हैं मुनासिब तरीके से, और इकट्ठे नहीं होना चाहिए था आप लोगों को, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती अगेंस्ट गवर्नमेंट। नहीं देखें कामरान साहब, यहाँ जो आपने चौधरी साहब के ट्वीट्स का जिक्र किया, मुझे उनका एहतराम है और वो अपनी एक राय रखते हैं और वो कह सकते हैं, और वो PDM की मीटिंग्स में शरीक भी रहे। हम तो कारकुनान की सफ़ में इनके स्टेजेस के आगे खड़े होते रहे हैं। कहाँ पर इख्तलाफात हुए, क्यों हुए, किन वजूहात पर हुए, तो वो तो अब सारे पब्लिक डोमेन में हैं, यू नो एंड आई नो, हम सबको पता है। और ये इसमें कोई छुपी बात नहीं है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी पोजीशंस थी, और अगर वो इत्तेहाद बना और आगे मौसर अंदाज में नहीं चल पाया तो उसके अपने मुहर्रकात हैं। इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज़, ये बात पहले दिन से कही जा रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कोई इलेक्टोरल अलाइंस नहीं है। इलेक्शन के मौके पे किसी एक मौके पे PDM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार, सर आपका तो वैसे भी अलाइंस नहीं रहा ना, वो तो आप ठीक कह रहे हैं इलेक्टोरल अलाइंस, लेकिन मलिक साहब वैसे भी अलाइंस नहीं रहा ना अब तो। नहीं दुरुस्त है सर, नहीं, लेकिन ये पोजीशन तो कामरान साहब पहले से भी ऐसे थी कि गालिबन ये कोई इलेक्टोरल अलाइंस की शक्ल इख्तियार करता है कि नहीं करता। और कोई चांस है आपका दोबारा वापसी का आप दोनों की, या कोई चांस नहीं, अनलेस कि आप कह रहे थे कि जी इस्तीफे दें या ये? मैं तो सर नहीं, देखिए मैं तो इसका एडवोकेट हूँ कि कोई मिडिल ग्राउंड लेकर आगे बात करनी चाहिए अपोजिशन की, और किस बुनियाद पे, मुझे उस पर और कोई बात नहीं है। मैं ये समझता था कि ये तहरीक जो है, ये तहरीक जो है ये बुनियादी तौर पे ओप्रेस्ड अगेंस्ट ओप्रेसर की तहरीक है। मैं ये समझता था कि ये बड़ी जमहूरी असूलों पर मबनी एक अलाइंस आगे चलेगी। मैं ये समझता था कि इसका तकाबली जायज़ा अगर मैं लूँगा कि जो 1964 में एक जमहूरी तहरीक उठी थी, या MRD उठी थी, या ARD उठी थी, तो मैं जिसका हिस्सा हूँ इस सियासी दौर में, तो मैं इसको किसके साथ बिल्कुल ठीक है, मतलब चौधरी साहब ने माइंड कर दिया। मैं पॉइंट आ गया सर आपका, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब ये जो बात कही है मलिक साहब ने, ये जो बात कही है, क्योंकि PNA मूवमेंट आपको पता ही है वो बहुत अच्छी बात नहीं चौधरी साहब के सामने करना। चौधरी साहब ये बेसिकली अगर यहाँ से तहरीक इंसाफ तो तीसरे नंबर पे, लेकिन नून लीग जीतती है तो आपके नज़दीक आपको क्या मैसेज होगा? कराची के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे अगर यहाँ से नून लीग जैसे लीड ले रही है, जीत जाती है, तो यू विल एक्सेप्ट इट, यू विल वेलकम इट, और फ्यूचर आप क्या देखें? इमरान खान के सामने आप दोनों आए और आप टूट गए, और इमरान खान अकेले लगे हैं आप दोनों के खिलाफ। नहीं देखें हम दो रीजंस हैं। एक तो आपने कहा कि मलिका ने कहा कि कोविड है, और दूसरा रमज़ान भी है। जो सिंध गवर्नमेंट ने कहा था कि इन दो वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन को थोड़ा पीछे ले जाएं, ताकि लोगों के अंदर खौफ भी है कि ताकि लाइनों में जाकर ना लगें। इलेक्शन में तो जब तक लाइनें ना लगें आप कैसे वोट कास्ट करवा सकते हैं? तो एक तो वो खौफ था, रमज़ान शरीफ है, इसके बाद का कहा था। खैर इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, इलेक्शन हो गया। उसकी एक वजह यह है कि देखें हम तो चौथे पाँचवें नंबर पर थे, नून लीग दूसरे नंबर पर थी,
उसके बाद MKM थी और बाकी पार्टियां थी। हम तो हमारे कादर खान मंदो खेल ने कहा कि एक्चुअल लड़ाई तो उसने की है डी-सीट करवाने के लिए, अभी भी केसेस उसके हैं। अब अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं तो इससे एक बेहतर है। उसने कहा मेरा हल्का बनेगा, उसकी बात ठीक है, लेकिन ये PDM के सारा कैंडिडेट है। मिफ्ता इस्माइल सिर्फ नून लीग के नहीं है, फे भी हमायत कर रही है, ANP ने भी वहाँ पे हमायत की है इनको, तो अच्छी बात है, ये कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। अगर जीतते हैं तो वो आपने कहा ना कि कोरोना की वजह से, चौधरी साहब मैं आपको बात बताऊं, आपने कहा ना कोरोना की वजह से आपके वोटर नहीं आए। मुझे लगता है मलिका साहब और आपकी पार्टी के लोगों ने ना वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। नहीं, मेरे वोटर का नहीं, हल्के का टर्नआउट लो रहा है। इसकी एक दो ये रीजंस हैं और वहां पे प्रॉब्लम्स। लेकिन चौधरी साहब मेरा एक और सवाल आपसे, चौधरी साहब एक और सवाल था, देखिए चौधरी साहब इमरान खान का देखें आप स्ट्रगल देखें, अभी मलिका साहब बता रही थी उधर PDM की तरफ में आता हूं, अकेले आपके खिलाफ लड़े दोनों के खिलाफ और आप दोनों टूट गए। नहीं देखिए अकेले किधर लड़ रहे हैं, वो तो लड़ ही नहीं रहे अकेले किधर लड़ रहे। अच्छा अब असल इशू ये है कि लड़ाई तो कहीं और है जो लड़ी जा रही है। अच्छा असल इशू ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। मैं ये कहता हूं कि उनको बिल्कुल देखना पड़ेगा, ये बड़े सीरियस इल्जामात हैं। जब तक इस पे कमीशन बनना चाहिए। चौधरी साहब मैं इसी पे एक ब्रेक लूँगा, कमीशन बनना चाहिए जी, सबका मुतालबा है, नो डाउट। तो साबिक DG FIA बशीर मेमन के इल्ज़ामात जो हैं वो जाने वाले नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर को जो है उसके लिए जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए ताकि वो भी सुरखरू हो, उनकी गवर्नमेंट सुरखरू हो और पाकिस्तान की आवाम भी सुरखरू हो। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।